नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में मैथमेटिक्स की क्लासेज चल रही थी, तो आज से हमने एक ज्योग्राफी की क्लास को ऐड किया है। मैथमेटिक्स के साथ ये बहुत ज्योग्राफी की क्लास होगी। इस क्लास की मुख्य बात यही है कि इस क्लास में जो भी सिलेबस या टॉपिक्स का निर्धारण किया गया है वो यूपीएससी आईएएस से लेकर अभी जो रीट का एग्जाम है उन सभी के लिए उपयोगी होगा। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास होने वाली है। तो हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योग्राफी भूगोल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक छोटे छोटे वर्ड पे चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाम की, नामकरण की बात करते हैं। ज्योग्राफी वर्ड क्या है, सबसे पहले किसने यूज किया और इसका अर्थ क्या होता है। तो ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले इसका प्रयोग किया था एक ग्रीक के विद्वान थे। कौन थे? ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था इरेटोस्थेनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थेनीज नाम था। इन्होंने सबसे पहले भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इंग्लिश में ज्योग्राफी शब्द का इन्होंने सबसे पहले यूज किया। कब किया? ऑलमोस्ट लगभग 2300 वर्ष पूर्व इन्होंने भूगोल या ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया। और कहां पे किया? इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का सर्वप्रथम यूज किया मिस्र का एक स्थान है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान है। क्या नाम है? अलेक्जेंड्रिया नाम है, अलेक्जेंड्रिया। यहां पे इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया। यहां तक बात समझ में आ रही है? इनका मुख्य रूप से किसी सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें कॉमन सेंस या विशेष जानकारी के लिए हम एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थनीज, जिन्होंने लगभग 2300 वर्ष पूर्व ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया। और कहां पे किया? मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे। अब आते हैं ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है अपने हिसाब से। वर्ड है हमारे पास ज्योग्राफी, ठीक है जी। तो जो ये ज्योग्राफी वर्ड है वो मुख्यतः दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो से, जिनमें से पहला है जियो, और दूसरा वर्ड है ग्रेफियन। क्या है? ग्रेफियन, GREPHEIN। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ज्योग्राफी वर्ड दो अलग अलग वर्डों से मिलकर बना है, जिनमें पहला वर्ड जियो है और दूसरा वर्ड है ग्रेफियन। अब इनका मतलब क्या होता है जी? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्रेफियन का मतलब होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। इंग्लिश में बोले तो टू डिस्क्राइब या फिर टू राइट। किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसका वर्णन करना या उसके बारे में कुछ लिखना क्या कहलाता है? ग्रेफियन कहलाता है। और जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो अब इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग को हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो हमारे पास किसका मतलब आ जाएगा? ज्योग्राफी शब्द का मतलब आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी वर्णन करना मतलब ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं किसकी बात की जाएगी? जो पृथ्वी है इसकी विभिन्न विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात हुई ज्योग्राफी का बेसिक्स कि ये कहां से आया है, किसने यूज किया है, क्या इसका मतलब होता है। अब ज्योग्राफी के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। ज्योग्राफी के दो टाइप है, उन पे हम ध्यान से चर्चा करेंगे। कौन कौन से दो टाइप है? फर्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। और जो सेकंड टाइप है वो है फिजिकल
फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है जी। हिंदी में बोले तो मानव भूगोल, मानव भूगोल। और दूसरे शब्द की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक भूगोल। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में सबसे पहले चर्चा की गई थी वो थी फिजिकल ज्योग्राफी। क्या थी? फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। सर्वप्रथम जो भी वैज्ञानिक थे, जो भी विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सबसे पहले भौतिक भूगोल की चर्चा की। फिर उसके बाद में एक नई शाखा डेवलप की जिसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल। अब जो ये मानव भूगोल है ये सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की थी? सर्वप्रथम हम जानते हैं इरिटोस्थेनीज थे, उन्होंने भौतिक भूगोल अर्थात सामान्य भूगोल की चर्चा की थी। फिर इनके बाद में एक नए महाशय आए जिनका नाम क्या था, प्रोफेसर पीटर हेगेट। क्या नाम था? प्रोफेसर पीटर हेगेट नाम था। इन्होंने सबसे पहले जो भौतिक विज्ञान थी इरिटोस्थेनीज ने जिसका यूज किया था, जिसका उदय किया था, उसके अंदर मानवीय क्रियाओं के भी अध्ययन को सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? प्रोफेसर पीटर हेगेट के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं मानव भूगोल में इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं रह पाया। तो मानव भूगोल में इनके बाद में एक नए महाशय आए जिनका नाम था फ्रेडरिक। क्या नाम था? फ्रेडरिक रेटजेल। क्या नाम था जी? फ्रेडरिक रेटजेल। और जो ये फ्रेडरिक रेटजेल थे वो कहाँ के थे? जर्मनी, जर्मन विद्वान थे। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जो भाई साहब फ्रेडरिक थे इनको भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये क्या है? जनक भी कहा जाता है। किसका? मानव भूगोल का। छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम याद रखेंगे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव भूगोल से संबंधित जो भी मूलभूत धारणाएं थी, उपयोगी धारणाएं थी, वो सर्वप्रथम किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल। फिर यही मानव भूगोल का सिलसिला आगे बढ़ता गया और इसके अंदर एक नया नाम जुड़ा है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और उसका नाम है इसी सैंपल। क्या नाम है जी? इसी सैंपल। कहीं पे सैंपल भी लिखा हुआ होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलेगा। इसी सैंपल है। ये कौन थी? ये जो फ्रेडरिक रेटजेल थी इसी की क्या थी? स्टूडेंट। फ्रेडरिक रेटजेल की स्टूडेंट कौन थी? इसी सैंपल। इसी सैंपल ने मानव भूगोल के संदर्भ में बोल दे डेफिनेशन दी, परिभाषा दी। तो क्या दी कि जो मानव भूगोल है वो क्या है? चंचल मनुष्य। क्या है? चंचल मनुष्य तथा जो ये पृथ्वी है वो कैसी है? अस्थायी। चंचल मनुष्य तथा अस्थायी पृथ्वी, प्लस का मतलब हो गया चंचल मनुष्य तथा अस्थायी पृथ्वी के बीच के अंतर संबंधों की बात किस में की जाती है? मानव भूगोल की शाखा में की जाती है। ये डेफिनेशन किसने दी? इसी सैंपल। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये तो था ऊपर ऊपर ज्योग्राफी का मूल परिचय थोड़ा बहुत। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसके बारे में जितनी भी परिभाषाएं विद्वानों ने दी उनकी बात करेंगे और फिजिकल की बात करेंगे तो उसके संदर्भ में बातें करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि भूगोल को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सर हमें नंबर लेके आने हैं, मार्क्स लेके आने हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो हम बात करेंगे भूगोल। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना आप, पॉज करके। बात करते हैं आगे भूगोल की स्टडी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए जी बात करते हैं इसी के संदर्भ में आगे।
भूगोल को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़े? तो कुछ मुख्य कारण है जिनसे हम बता सकते हैं कि भूगोल क्यों पढ़ी जाती है। भूगोल को पढ़ने के लिए जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो है स्थानिक संदर्भ में। क्या है, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको इसके बारे में। क्या है स्थानिक संदर्भ में? देखिए बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं और एक बार फिर वापस दोहरा देता हूं। हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हमने जो सिलेबस और टॉपिक्स कवर किए हैं वो इस प्रकार किए कि कोई विद्यार्थी या स्टूडेंट, कोई एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट भी है, कोई आईएएस की तैयारी भी कर रहा है, आरएस की भी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा है या सेकंड ग्रेड ही कर रहा है या फिर रीट की ही तैयारी कर रहा है या बोर्ड क्लास है, तो जहाँ पे भी भूगोल की बात होगी वहाँ पे हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सिर्फ अपने आंख और कान आसानी से खुले रखो, ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले है स्थानिक संदर्भ में। इसका मतलब क्या हुआ? भूगोल क्यों पढ़ते हैं? स्थानिक संदर्भ। भूगोल से हमें जानकारी मिलती है कोई विशेष स्थान या प्रदेश की स्थिति किससे प्राप्त कर सकते हैं हम? भूगोल के माध्यम से। और वो कैसे कर सकते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी बात हो गई स्थानिक संदर्भ के बाद में हम बात करते हैं स्थान और प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? स्थान और प्रदेश। भूगोल की आवश्यकता किसी स्थान और प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले स्थानिक संदर्भ में मतलब किसी स्थान का पता लगाया, फिर उस स्थान या प्रदेश के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की हमने, वो किसके माध्यम से करेंगे? ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे, भूगोल के माध्यम से करेंगे। फिर इसके बाद में आता है भौतिक तंत्र। क्या आता है? भौतिक तंत्र। चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही है, चीजों को आपस में लिंक करोगे तो कभी भूलने की समस्या नहीं होगी। स्थानिक संदर्भ में स्थान का पता लगाया, फिर स्थान का पता लगाने के बाद में उस स्थान और प्रदेश के बारे में बात की। उस स्थान और प्रदेश के बारे में बात करते समय हमने फिर किसकी बात की? भौतिक तंत्र की। मतलब किसी विशेष स्थान की बात कर रहे हैं तो उसकी भौतिक विशेषताएं किस प्रकार की है उसकी बात भी हम किसके माध्यम से करेंगे? ज्योग्राफी, भूगोल के माध्यम से करेंगे। इसके बाद में आता है मानव तंत्र। भौतिक तंत्र के बाद में क्या आता है? मानव तंत्र। देखो ये क्रम से चल रहा है, पहले भौतिक आएगा और फिर मानव आएगा। क्यों आएगा? यदि सपोज दे कहीं की जलवायु अनुकूल नहीं है तो वहां पे मनुष्य जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? भौतिक जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले भौतिक तंत्र की बात करेंगे, फिर भौतिक तंत्र की बात करने के बाद में किसी स्थान या विशेष के बारे में मानव तंत्र की बात करेंगे। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? पर्यावरण की बात करेंगे। अगर मनुष्य रहता है किसी स्थान पे तो वहां का पर्यावरण किस प्रकार का है इसकी भी बात हम किसके माध्यम से करेंगे? ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे। पर्यावरण हो गया। फिर इसके बाद में ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? पर्यावरण सबकी जानकारी किसके माध्यम से मिलेगी? हमें ज्योग्राफी के माध्यम से मिलेगी। और कैसे मिलेगी हम आगे चलते जाएंगे और आपको पता लगता जाएगा। इसके बाद में समाज का, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का समाज कैसा है, सामाजिक विशेषताएं कैसी है, सांस्कृतिक विशेषताएं कैसी है, इसकी चर्चा हम किससे करेंगे? ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे। फिर अंत में हम बात करते हैं भूगोल का उपयोग। भूगोल का उपयोग, यूज ऑफ ज्योग्राफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भूगोल का उपयोग किस लिए करते हैं हम? भूतकाल में घटित हुई घटनाओं की जानकारी के बारे में किसके माध्यम से पता चलेगा? ज्योग्राफी के माध्यम से पता चलेगा। जैसे कहीं पे भूकंप की घटना हुई कुछ सालों पहले और उसे जो क्षति हुई और उसके कारण थे, उन सब की चर्चा किसके माध्यम से करेंगे? ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा भी ज्योग्राफी के माध्यम से करेंगे। और वर्तमान में ऐसे कौन से कार्य करें हम जिससे आने वाला भविष्य सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हो, इसकी चर्चा भी हम किसके माध्यम से करेंगे? भूगोल के माध्यम से करेंगे।
डिटेलिंग में एक एक वर्ड की डिटेलिंग में हम चलेंगे, किसी भी सिंगल छोटे वर्ड को भी नहीं छोड़ेंगे। बस आप ध्यान से ध्यान दीजिए। ये हो गया भूगोल की चर्चा क्यों की जाती है, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। बहुत ही मजेदार होने वाली है हमारी भूगोल की कक्षा, बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलने वाली है आपको, बस ध्यान से ध्यान देते जाइए आप। ये होगी भूगोल की चर्चा क्यों करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे किसी स्थान या विशेष, भूगोल में क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो पृथ्वी के किसी न किसी स्थान की बात भूगोल में की जाएगी, जाहिर सी बात है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई स्थान कहाँ पे है और उसकी विशेषताएं किस प्रकार की है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि किसी स्थान की चर्चा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस स्थान की स्थिति, पृथ्वी का जो जानने का माध्यम है, ग्लोब है, उसमें कहाँ पे स्थित है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है जी। पृथ्वी गोल है और ये क्या हो गया, पृथ्वी का सरफेस। हिंदी में बोले तो ये होगी पृथ्वी की सतह, जहां पे मनुष्य निवास करता है, मनुष्य और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं। अब संसार में, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी स्थिति पता होनी चाहिए हमें। सबसे पहले उनकी स्थिति पता होगी, फिर हम आगे के उसके बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी स्थान या प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है। तो वो किससे पता चलती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करते हैं किसी स्थान विशेष की स्थिति के बारे में। किसी भी स्थान या विशेष की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे तो दो मुख्य शब्द आएंगे जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक नाम है, आपने जरूर सुना हुआ होगा, अक्षांशीय रेखाएं, और दूसरा नाम है देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। अभी तक हमने भूगोल का कोई भी पार्ट स्टार्ट नहीं किया, न तो ह्यूमन ज्योग्राफी किया और न ही फिजिकल ज्योग्राफी किया। अभी हम उन सभी सोर्स का पता लगा रहे हैं जिनसे हमें भूगोल पढ़ने में आसानी होगी। जो कॉमन चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। कहीं बार सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और भी अन्य एग्जामों के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देखिए जैसे हमने बात की थी, ये है हमारी गोल पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई इसकी सतह। एक बार थोड़ी पृथ्वी के बारे में ब्रीफिंग ले लेते हैं। ये सतह है, यहाँ पे होती है 0 डिग्री अक्षांश। क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्यों कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, भूमध्य, भूमि के मध्य में है, बीचों बीच में है, ऐसी काल्पनिक रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी पे कहीं ड्रॉ नहीं की हुई है, कहीं पे खींची हुई नहीं है। ये क्या है, मात्र काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी देश या प्रदेश की स्थिति को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो भूमध्य रेखा है वो भी क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उनको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन निकलने प्रारंभ हो गए, यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा,
बात समझ में आ रही है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। जैसा कि हमने चर्चा की, ये भूमध्य रेखा है या अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है, ये सभी रेखाएं किस प्रकार की होती है? काल्पनिक रेखा। अब देखो मैं बना के बताता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। किसी भी चीज के बारे में पढ़ते समय हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका उपयोग क्या है। बिना उपयोग कोई चीज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रटाफिकेशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ेंगे। ये हमारी होगी अक्षांश रेखाएं। अब देखने से हमें पता चलता है कि जो भूमध्य रेखा है और बाकी की अक्षांश रेखाएं हैं वो आपस में क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। समांतर का मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाओं को परस्पर लंबा करते जाएंगे तो अनंत तक आपस में कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास? जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कैसी होती है? अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं हैं। कैसी है? समांतर रेखाएं है। इसमें आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हो, समांतर और काल्पनिक रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं तो है लेकिन साथ में कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। मतलब एक मात्र कल्पना है, वास्तविकता में कहीं पे ड्रॉ नहीं की गई है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं हैं। इनका उपयोग क्या होता है? इनका उपयोग होता है कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या है? जो उत्तर में जो पॉइंट होता है वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण में बिंदु है वो कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ रही है जी? अभी हम एक एक चीज की बात करेंगे, इनका उपयोग कैसे होता है और कैसे दूरी निकाली जाती है, कैसे समय बताते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये कोणों का माप है। एक्चुअल में ये क्या है? कोणों का माप। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे मैं यहां से ड्रॉ करता जाऊं, ये 1 डिग्री हो गया, 2 3 4 5 6, यहां तक जाएंगे तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो भूमध्य रेखा से कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जितने डिग्री के कोण बनेंगे उतनी ही रेखाएं संख्या होगी। कोण कितना बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो उत्तरी ध्रुव के अंदर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। और दक्षिणी ध्रुव में कितनी होगी? 90 होगी। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके भी 2 टाइप होते हैं। फिलहाल यहाँ पे चलते हैं। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की कोणीय दूरी के मापन में सहायक है। मैंने डिग्री में बात की थी ना, ये क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश है। डिग्री का मतलब क्या होता है? कोण। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला? कोणीय मापन। कोणीय मापन किसका कर रहे हैं? दूरी का। किसी स्थान विशेष की दूरी का मापन कर रहे हैं। कोणीय दूरी का मापन। ये कंक्लूजन किससे निकल रहे हैं? अक्षांशीय रेखाओं से निकल रहे हैं। पहला क्या निकला कि अक्षांशीय रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं हैं। किस प्रकार की रेखाएं? काल्पनिक। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कोणीय दूरी का मापन करने के लिए। तीसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक तो दूरी ज्ञात करने के लिए, दूसरा है कटिबंधों के निर्धारण के लिए। किसके लिए? कटिबंधों के। अब इसमें नया वर्ड आया कटिबंध। हमने क्या कहा था कि इस क्लास की मुख्य विशेषता यही रहेगी हमारी ज्योग्राफी की
कि एक एक वर्ड का मीनिंग समझते चलेंगे तो हमें कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। कटिबंधों के निर्माण के लिए, निर्धारण के लिए, कटिबंध क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। यदि सामाजिक विज्ञान पढ़ी हमने, जाहिर सी बातें पढ़ी है कभी न कभी, तो हमने ये नाम बहुत बार सुना है और कोष्टक में कई बार ये भी लिखा हुआ होता है। तो कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग करते हैं। कटिबंध क्या होता है? एक वर्ड आया हमारे पास, कटिबंध। तो जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, क्या है? अक्षांश रेखाएं। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, बड़े ध्यान से जानेंगे, किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? कटिबंध कहलाते हैं। कटिबंध क्या हो गया जी? दो अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र। दो अक्षांश रेखाएं, सपोज दैट दो अक्षांश रेखाएं मैं बोल दूं, एक 1 डिग्री अक्षांश है और एक 2 डिग्री अक्षांश है। तो जो 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कटिबंध या जोन कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करें कि जो दो अक्षांश की रेखाएं होती है उनके बीच की दूरी कितनी होती है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। इस प्रकार इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, याद रखेंगे कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है जी? 111 किलोमीटर होती है। कहीं कहीं पे कुछ गाइड्स के अंदर, स्टैंडर्ड बुक के अंदर आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो इसको 111.6 भी लिखा हुआ कहीं पे आपको मिल सकता है। ठीक है जी। मुख्य रूप से अधिकतर बुक्स में ये यूज किया जाता है कि दो अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र है, जो दूरी है, वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, तो ये होगी अक्षांशीय रेखाओं की मूल जानकारी, मुख्य रूप से चर्चा होगी। अब हम बात करेंगे कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है? ये अक्षांश के अंदर ये टॉपिक, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो अक्षांशीय रेखाओं की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो एक बार इसको आप यहाँ पे पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे पॉज कर सकते हैं आप इसको। अब आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा से किसकी चर्चा करेंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जाने से कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ये हमारी पृथ्वी हो गई थी, ये भूमध्य रेखा हो गई और ये ध्रुव हो गई। इनकी तरफ जाएंगे भूमध्य रेखा से तो कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे? सबसे पहला प्रभाव है इसमें, सबसे पहला प्रभाव कौन सा है? सबसे पहला प्रभाव है तापमान का प्रभाव। किसका प्रभाव है जी? तापमान। कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आनंद आएगा, ध्यान से देखिए। तापमान में परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है होगा ही, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो। लेकिन कैसे परिवर्तन होता है? जब हम भूमध्य रेखा से, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। देखिए, हमने लिखा भी है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी। हम जानते हैं कि जो दोनों ध्रुव है
वो पूर्णतः किस प्रकार के प्रदेश है? शीत प्रदेश है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। जो भूमध्य रेखा पे है वो बहुत अधिक उष्ण क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा गर्म क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि सूर्य जब किसी क्षेत्र पे सीधा प्रभाव डालेगा, किसी क्षेत्र के सीधा ऊपर रहेगा एकदम, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, वहां का तापमान अधिक होगा। इसलिए जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, तापमान में वैसे वैसे गिरावट आती जाएगी। ये हो गया पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव इंपॉर्टेंट है, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। दिन व रात की अवधि में परिवर्तन। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दिन व रात में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो भूमध्य रेखा है, कोई यदि स्थान या कोई प्रदेश इस भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है तो वहां पे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। किस पे? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे तो दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन होता जाएगा। क्या परिवर्तन होगा? ये अवधि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कैसे? यदि हम बात करें ध्रुवों की, किसकी बात करें? ध्रुवों पर जो हमारे ध्रुव है वहां पर दिन व रात की अवधि क्या होती है? वहां पे 6 मंथ्स का दिन होता है और 6 मंथ्स की रात होती है। तो कितना परिवर्तन हो गया? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। कंक्लूजन क्या निकलता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दिन व रात की अवधि में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। दिन और रात दोनों क्या होने लग जाते हैं? बड़े होने लग जाते हैं। दोनों आंकड़े मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब तीसरा कंक्लूजन क्या निकलता है? हमने बात कर ली तापमान की, बात कर ली दिन व रात की अवधि की। तीसरा है बायोडाइवर्सिटी। नाम सुना होगा आपने, बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में बोले तो जैव विविधता। जैव विविधता। जैव विविधता किस प्रकार प्रभावित होती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर? भूमध्य रेखा से बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता में भी कमी आने लगती है। क्या आने लगती है जी? कमी आने लगती है। कैसे? इसकी भी चर्चा करेंगे। एक चीज हम खुद सोचते हैं कि जहां पे अनुकूल जलवायु मिलेगी वहां पे जीव जंतु हो या किसी प्रकार की वनस्पति हो या मनुष्य जीवन हो, जैव विविधता के अंदर सब चीजें आती है। वनस्पति आती है, जीव जंतु आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब चीजें किसके अंदर आती है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में आती है। जैव विविधता नाम से पता चलता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाना, वनस्पति पाए जाना, इनमें क्या होने लगती है? धीरे धीरे कमी होने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? अनुकूल जलवायु नहीं मिलना। जैसे हमने बात की, ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है और बर्फ होती है हमेशा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और इसका इसी का परिणाम है, जैसे हम ध्रुवों की बात करें तो वहां पे ज्यादा जीव जंतु और वनस्पति नहीं पाई जाती है। जीव जंतुओं के नाम पे साधारणतः एक जीव पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंगुइन बोलते हैं। ज्यादा जैव विविधता नहीं पाई जाती है। इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हुई हमारी अक्षांशीय रेखाओं के बारे में जो भी चर्चा थी उसकी चर्चा हमने कर ली। किसके बारे में? अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं देशांतरीय रेखाओं के बारे में। किसकी बात करेंगे? देशांतरीय रेखाओं।
बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद के साथ पढ़ाई कीजिए। देशांतरीय रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार अक्षांशीय रेखाओं के प्रत्येक बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की, उसी प्रकार देशांतरीय रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देशांतरीय रेखाएं सबसे पहले तो देखेंगे दिखाई कैसे देती है। तो ये हमारी क्या होगी, गोल पृथ्वी होगी, और ये क्या होगी, इसकी 0 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य रेखा क्या होगी, भूमध्य रेखा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो अक्षांशीय रेखाएं होती है वो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं ऐसे नहीं होती। देशांतर रेखाएं हैं वो इसकी क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। जिस प्रकार हमने देखा कि ये जो रेखा थी इसे हमने बोला था 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला था, 0 डिग्री अक्षांश। उसी प्रकार इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर। इसके भी भिन्न भिन्न नाम हैं जिनकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले देखते हैं ये दिखाई कैसे देती है। फिर जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस प्रकार होती है, ध्रुवों से निकलती और वापिस ध्रुवों पे ही मिल जाती है। इस प्रकार हम देशांतर रेखाओं को ड्राइव कर सकते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उतने इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अक्षांश रेखाएं समांतर थी, हमें देखने से पता चलता है देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। और हमने पढ़ा था, अब देखेंगे कंक्लूजन क्या निकलता है। सबसे पहले हमने बात की थी, बात कर रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। किसकी बात कर रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम और क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसका एक नाम और है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा, इसका एक नाम और है प्रधान मध्यहन रेखा। प्रधान मध्यहन रेखा। मुख्य रूप से ये जो 4 नाम है इनमें से किसी भी नाम पे बात की जाए तो किसकी बात होगी, 0 डिग्री देशांतर की बात होगी। किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे कि जो 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर रेखा क्या होती है। ये देखो, देखने से पता चल रहा है कि भूमध्य रेखा है, इसके लंबवत होती है। कंक्लूजन क्या निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से कंक्लूजन भूमध्य रेखा से निकलते हैं। सबसे पहली बात कि भूमध्य रेखा, ये कंक्लूजन किसके निकल रहे हैं, देशांतरीय रेखाओं कि ये देशांतरीय रेखाएं भूमध्य रेखा के लंबवत होती हैं। भूमध्य रेखा के लंबवत और कैसी होती है, काल्पनिक। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, भूमध्य रेखा के लंबवत और काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कौन, देशांतर रेखाएं। जैसा कि हमने बात की पहले कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है, कोणीय दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन देशांतर रेखाओं का उपयोग किसके लिए ज्ञात किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समय ज्ञात करने के लिए। अब देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से समय को कैसे ज्ञात करते हैं उसकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे आगे। अब जो देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात करते हैं, जो लंबवत काल्पनिक रेखाएं हैं वो किस तरफ होती है, ये है हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा है पूर्व और ये है पश्चिम। तो जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर, इनकी बात करते हैं, किस तरफ करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बात करते हैं।
देशांतरीय रेखाओं की संख्या की बात करते हैं। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या की बात की थी हमने 90 डिग्री 90 डिग्री। एक बार मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अक्षांशीय रेखाओं की संख्या, हमने बात नहीं की, अभी कर लेते हैं। ये थी अक्षांशीय रेखाएं, हमने क्या बात की थी, ये कितनी होती है 90 डिग्री का कोण बनता है ऊपर और नीचे 90 का। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और एक जो भूमध्य रेखा है वो स्वयं प्लस 1, जितने डिग्री उतनी रेखाएं। किसकी बात कर रहे हैं, अक्षांशीय की, अक्षांश रेखाओं की संख्या। देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ये दो प्रकार से संख्या गिनी जाती है इसकी। कैसे, एक तो हो गया 90 प्लस 90 प्लस 1, कितना हो गया 281। 281 कितनी होगी अक्षांशीय रेखाएं 281, सॉरी 181। और एक होती है 79 प्लस 1 179। अब ये दोनों अलग अलग बात कैसे की जा रही है, बात तो अक्षांश रेखाओं की संख्या की हो रही है कि भाई आप एक बार तो 181 बता रहे हो और एक बार 179 बता रहे हो। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, इसको नोट कर लेना आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। ये कब होती है, जब जो ध्रुव है, जब जो ध्रुव है उनको क्या मान लेते हैं हम, रेखाएं। ध्रुव को रेखाएं मानने पर, ध्रुव को क्या माना, रेखा माना, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है 181 होती है। लेकिन जब ध्रुव को हम मात्र एक बिंदु मानते हैं, ध्रुव को मात्र एक बिंदु मानते हैं, तो दो रेखाएं कम होगी, कितनी होगी 179। ध्रुव को क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। इसीलिए कुछ गाइड्स के अंदर 181 मिलेगा, कुछ में 179 मिलेगा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रीजन क्या है, ध्रुव को रेखाएं मानी तो 181 होगी और बिंदु माना तो 179 होगी। ये अक्षांश रेखाओं में आप ऐड कर लेना, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या की चर्चा करते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, सपोज दैट ये हमारी क्या है, पृथ्वी, क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी का। अब जो देशांतर रेखा कैसी होती है, ये देशांतर रेखा, ठीक है जी, ये क्या होगी हमारी देशांतर रेखा। इसी प्रकार होती है देशांतर रेखाएं, 1 2 3 4, इसी प्रकार चलेगी। अब इस बिंदु से स्टार्ट होके मैं वापस घूम के इसी बिंदु पे आऊंगा तो कितने कोण बनेंगे टोटल, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। ग्राफ से समझा देता हूं मैं आपको। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये गेंद बन गई कूदने को और यहां पे आ गया, ठीक है। कितने कोण बने टोटल 360। यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 180, तो कितने कोण बने 360। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है 360। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाएं कितनी होती है 360 होती है। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है 360 होती है, इनकी संख्या होती है 360। अब हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। समय का निर्धारण करते हैं किसके माध्यम से, देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण करते हैं। और समय का निर्धारण कैसे करते हैं उसकी हम बात करेंगे। एक नाम आता है मानक समय रेखा। देखिए क्या नाम दिया मैंने, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा का मतलब क्या है, मानक समय रेखा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। मानक समय रेखा अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होती है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। जैसे भारत देश की बात करें हम,
तो इंडिया की मानक समय रेखा क्या है? चलिए बात करते हैं इसमें, यहीं पे बात करते हैं। जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा कहां से होती है या कहां पे स्थित है? मतलब दूरी की बात कर रहे हैं, और दूरी की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अक्षांशों की बात करेंगे। तो जो भारत की मानक समय रेखा है उसका माप है 82 डिग्री 50 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी अक्षांश। सीधा सा बोल सकते हैं 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी अक्षांश। ठीक है जी। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये 82 डिग्री 30 मिनट भी लिखी हुई आपको मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर इसी को सही माना जाता है 82 डिग्री 50 मिनट। अब हम बात करें कि जो ये 82 डिग्री 50 मिनट की बात कर रहे हैं, ये भारत में कहां पे स्थित है? जो भारत की मानक समय रेखा है, जहां से भारत के समय का निर्धारण होता है, वो कहां स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो वर्तमान माननीय योगी सरकार की कृपा से क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद है वो क्या हो गया? प्रयागराज। तो जो मानक समय रेखा है भारत की, वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान है। स्थान का नाम क्या है? नैनी। नैनीताल नहीं है, सिर्फ नैनी है, नैनी नामक स्थान पे। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन बनता है छोटा। भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री 50 मिनट 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी अक्षांश, और वो कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी नामक स्थान पर स्थित है। लेकिन जिस बुक में आप 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ोगे लिखा हुआ, वहां पे आपको इसकी स्थिति बताएगी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। क्या बताएगा? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर इसी की चर्चा की जाती है, इसलिए हम दोनों ही चीजों को याद रखेंगे। ठीक है जी। तो ये हुई भारत की मानक समय रेखा। अभी हम बाकायदा भारत का मानचित्र बना के उसमें भी ये दर्शाएंगे। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? हमने बात की थी कि अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। डिटेलिंग में पढ़े तो कहीं कहीं पे 111.6 किलोमीटर भी मिल जाता है। तो हम बात करेंगे दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी। जो सर्वाधिक दूरी नोट की गई है दो देशांतर रेखाओं के मध्य, वो दो देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? जो ये मुख्य 0 डिग्री देशांतर है, इसके पास वाले जो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी की चर्चा की गई है। वो कितनी है? 111.3 किलोमीटर। कितनी है? 111.3 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी बताई गई है? 111.3 किलोमीटर बताई गई है। अब हम बात करेंगे, इसी में एक ऐड कर देता हूं मैं, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। हमने बात की मानक समय रेखा ये प्रत्येक देश की अलग होती है, लेकिन पूरे विश्व की बात की जाए तो वो क्या होती है? 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच रेखा है, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा यदि भारत की पूछी जाए तो ये है अंतरराष्ट्रीय 0 डिग्री देशांतर है। एक हम जानते हैं तिथि के बारे में, तो 180 डिग्री देशांतर है, वो क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों? क्योंकि जो तिथि का निर्धारण किया जाता है वो किससे किया जाता है? 180 डिग्री देशांतर से किया जाता है। कहां पे? अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर।
ठीक है जी, ये हुई मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमने कहा कि भाई देशांतर रेखाओं का उपयोग समय ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो समय कैसे ज्ञात किया जाता है? देशांतर रेखाओं के माध्यम से। ठीक है जी, आप एक बार इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। इसमें एक चीज और ऐड करवा देता हूं मैं कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको मैं ऐड कर देता हूं देशांतर रेखाओं की। यहाँ पे ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाने पे समयावधि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ जाता है और पश्चिम की तरफ जाने पर समय घट जाता है। नोट करते समय इसको भी नोट कर ले कि जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर है, इससे पूर्व की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो समय में थोड़ा थोड़ा ऐड होता जाएगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा समय कम होता जाएगा। इसी का ही परिणाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, इसी का ही परिणाम है कि जो ग्रीनविच रेखा पे समय है और भारत का समय है उसमें कितना प्रभाव है। जो ग्रीनविच रेखा है, बात करूं मैं ग्रीनविच रेखा की 0 डिग्री देशांतर की, तो 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है लंदन। क्या है, लंदन। और लंदन और भारत के समय में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे प्लस में चलता है। जब लंदन में 12 बजती है, कितनी बजती है, 12 बजती है, तो भारत में कितनी बजेगी, इसमें 5.5 घंटे ऐड कर लो, 5:30 हो जाएगी। लंदन की बात क्यों की, क्योंकि लंदन ग्रीनविच रेखा के ऊपर स्थित है। तो इससे समझ में क्या आता है कि जैसे जैसे ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाएंगे समय में भी वृद्धि होती जाएगी। इसी का परिणाम है कि लंदन में जब 12 बजते हैं तो भारत में 5:30 बजते हैं। 5.5 घंटे का फर्क होता है भारत और 0 डिग्री देशांतर में। तो ये हो गई मुख्य रूप से चर्चा हमारे देशांतर रेखाओं के बारे में। अब हम मुख्य रूप से कुछ चर्चा और करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं एक बार इसको, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आनंद के साथ पढ़िए, कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, नुकसान किसी का कुछ नहीं इसके अंदर। ये क्लास रेगुलर होगी हमारी मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया की स्थिति की बात करते हैं। जैसे जैसे इंडिया का मैप बना देता हूं मैं, ये जैसा भी हो कोशिश करते हैं सही से बनाने की। ये क्या हो गया, लगभग लगभग ऐसा ही हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं, ये हो गया, क्या हो गया, इंडिया का मैप। इस प्रकार से दिखता है कहीं नहीं भारत। अब इसकी स्थितियों की बात करेंगे। हमने बात की थी मानक समय रेखा की, तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का प्रयागराज का नैनी नामक स्थान है। इसकी स्थिति क्या है, 82 डिग्री 50 मिनट। और भारत की ग्लोब में स्थिति देखेंगे तो देखिए ये पृथ्वी है, ये इसके दोनों चतुर्थांश हो गए और भारत यहाँ पे स्थित है। तो ये पूर्व है, ये उत्तर है, तो भारत किस चतुर्थांश में हो गया, उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में हो गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी भारतीय मानक समय रेखा। अब हम देखो 3 रेखाओं की बात करेंगे मुख्य रूप से।
ये होगी हमारे पृथ्वी, ये होगी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा। फिर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश की, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। फिर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। 3 रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से, इनमें से भारत किस रेखा, भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत से होके गुजरती है। और भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है उनकी भी चर्चा हम करेंगे। कितने राज्यों से गुजरती है? देखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है जी। वो 8 राज्य कौन कौन से, उनको याद करने का तरीका देख लीजिए। मैं ट्रिक लिखता हूं, मित्र पर गमछा जार। ट्रिक क्या लिखी मैंने? मित्र पर गमछा जार। 8 राज्य कौन कौन से, उनकी चर्चा यहां से निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मी का मतलब क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। त्रि का मतलब क्या है? त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रिपुरा। पे का मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल, हमारे दीदी का राज्य हो गया ये पश्चिम बंगाल। रे का मतलब क्या हो गया? वर्तमान गहलोत सरकार का राजस्थान। गे का मतलब क्या हो गया? मोदी जी का गुजरात। मे का मतलब क्या हो गया? मामा जी का मध्य प्रदेश। फिलहाल अभी लेटेस्ट नई नवेली मामा जी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तो मे का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। छे का मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़। जार का मतलब क्या हो गया? झारखंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हो गए। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में से गुजरती है। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मतलब कि जो कर्क रेखा है कहीं ना कहीं भारत के इधर से होके गुजरती है। ये क्या है स्थिति? 23.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी अक्षांश। ये कर्क रेखा भारत के यहाँ से होके गुजरती है। और यहाँ से जो दक्षिणी देशांतर रेखा है 82 डिग्री 50 मिनट, ये यहाँ से होके गुजरती है। और ये स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी का इलाहाबाद या प्रयागराज का कौन सा स्थान? नैनी नामक स्थान। तो ये भारत के मैप में हमने चर्चा कर ली। भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पे है ग्लोब के अंदर, उसकी भी चर्चा हम पूरे विस्तार से करेंगे। ठीक है। और भारत की भौगोलिक विशेषताओं की भी बात हम आगे करेंगे। अब मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 तिथियां हैं 21 जून और 22 दिसंबर। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 21 जून और 22 दिसंबर। ये क्या है जी? 21 जून है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। यहां तक बात समझ में आ रही है? यह सबसे बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इन दिन को जो सूर्य है 21 जून को कर्क रेखा के जस्ट ऊपर होता है। कर्क रेखा के सीधे ऊपर होता है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। और 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध मतलब 22.5 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री
क्या बोलते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा के जस्ट ऊपर होता है, इसलिए 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दो। अब हम बात करें विश्व की, ये हो गया भारत का मैप हो गया और भारत की बात कर ली हमने। एक बार आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम विश्व की बात करते हैं। ये अब हम अभी हमने स्टार्ट नहीं की है कोई भी टॉपिक पढ़ना, बेसिक जानकारियां पढ़ रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम विस्तार से वापस से चर्चा करेंगे। ठीक है, हर लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए बड़े ध्यान से ध्यान दीजिए आप, हर लाइन पे क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए बात करते हैं विश्व के मानचित्र की, विश्व के मानचित्र की बात करते हैं। चलिए विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास करते हैं अपन थोड़ा बहुत। तो विश्व का मानचित्र लगभग कैसे दिखाई देगा, ये हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया इसे, और अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ये इंग्लैंड लंदन वगैरह हो गए, और इसके जस्ट इधर कौन सा महाद्वीप है, इस प्रकार की संरचना है इसकी, इस प्रकार की संरचना हो जाएगी। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, और इसके जस्ट ऊपर कौन सा है, दक्षिण अमेरिका के जस्ट ऊपर है उत्तरी अमेरिका, और ये अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ी दूर चलते हैं, ये हमारा हो गया भारत देश, और फिर थोड़ा ऐसे चलते हैं तो ये हो गया एशिया महाद्वीप, और इधर आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की बात करें तो अंटार्कटिका। तो ये हो गया मूल रूप से हमारा वर्ल्ड मैप। इसका बनाने का उद्देश्य बताएंगे अभी आपको। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हम बहुत ही शानदार उठाने वाले हैं। हमने एक बात की थी 0 डिग्री देशांतर, किसकी बात की थी, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इसको हमने बोला था ग्रीनविच रेखा। क्या बोला था, ग्रीनविच रेखा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप में। ये लंदन हो गया हमारा, माना कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहीं न कहीं यहाँ से होके गुजरती है। ये थोड़ा इधर आएगा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, आप देख लेना इसको एक बार। एग्जामिन कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। जो 0 डिग्री, ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। बात की थी हमने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो ये रेखा कहां से, कर्क रेखा हम जानते हैं भारत से गुजरती है, तो इसको हम बना देते हैं लगभग इस प्रकार, थोड़ा ऊपर से होकर गुजरेगी गुजरात से, ये हो गई कर्क रेखा, और मकर रेखा नीचे से गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरेगी यहां से, और यहाँ बीच में हमारी हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, वो विश्व के किन देशों से होके गुजरती है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे गुजरती है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है। इसके बाद ये यहाँ पे आती है फ्रांस, कहाँ पे, फ्रांस। स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, समझ लीजिएगा। फ्रांस के बाद में ये गुजरती है स्पेन से, फ्रांस के ही जस्ट नीचे है स्पेन, और स्पेन के बाद में जो ये गुजरती है वो स्थान है अल्जीरिया नामक स्थान है, वो है यहाँ पे। ये थोड़ा स्थिति ऊपर होगी, इसकी थोड़ा मैप में गड़बड़ हो सकती है। अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में ये कहां से गुजरती है, अफ्रीका के घाना देश से। ये अल्जीरिया थोड़ा ऊपर होगा, कर्क रेखा भी ऊपर होगी, फिर हम यहाँ पे कहीं पे घाना देश है, घाना, और फिर नीचे कहां से गुजरती है, अंटार्कटिका से होके गुजरती है, अंटार्कटिका।
कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है या हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा है, वो विश्व के मुख्य 6 देशों से होकर गुजरती है। वो है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया। अब हम बात करेंगे उन स्थानों की जहां पे 0 डिग्री देशांतर और कर्क, मकर और भूमध्य रेखा गुजरती है। एक 0 डिग्री अक्षांश पे कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कि भूमध्य रेखा या बात करें 0 डिग्री देशांतर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 0 डिग्री देशांतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, वो कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को किस स्थान पे काटती है, उनकी बात करेंगे। 0 डिग्री देशांतर है वो कर्क रेखा को कहां पे काटती है? अल्जीरिया में काटती है। कहां पे काटती है? अल्जीरिया में काटती है। भूमध्य रेखा को कहां पे काटती है? भूमध्य रेखा को काटती है गिनी की खाड़ी, यहाँ पे स्थित है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे स्थित है गिनी की खाड़ी, अफ्रीका के नीचे जस्ट नीचे गिनी की खाड़ी। और मकर रेखा को कहां पे काटती है? अटलांटिक महासागर में काटती है। मकर रेखा को कहां काटती है? अटलांटिक महासागर में काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कभी भी पूछ ले कि जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है या उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा है, वो इन तीनों रेखाओं को कहां पे प्रतिच्छेद करती है, तो वो स्थान है अल्जीरिया, गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। तो ये मुख्य रूप से हमारी बात होगी अक्षांशीय रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की। अब एक छोटी सी बात और बचती है। हमने बात की थी कि देशांतर रेखाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 आवर में सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और पृथ्वी के हम पूरा चक्कर लगाएं, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गए वापस यहाँ पे आए तो कितने का कोण बनता है? पहले भी बताया था मैंने, 360 का एंगल बनता है। 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री होता है? 1 घंटे की बात करें तो हो जाएगा 360/24, मतलब 15 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं? 15 डिग्री। अब देखो आगे बात करें, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? ये घंटा था, 60 मिनट में 15 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। मतलब कि सूर्य देशांतर रेखाओं के पूर्व से पश्चिम की तरफ जब गति करता है तो 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और 1 डिग्री में दूरी कितनी होती है? लगभग हमने बात की थी 111 किलोमीटर के, ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर होती है। एग्जैक्ट सबसे ज्यादा दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम समय की गणना भी कर सकते हैं अलग अलग स्थानों के आधार पे। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हमारे ज्योग्राफी मैथ की क्लास से पहले चल रही है कंपटीशन के लिए, और ज्योग्राफी की क्लास भी आज से स्टार्ट हो गई। आगे भी आपको लाभान्वित करते रहेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और भी लोगों को लाभान्वित कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।